वेलकम टू बियॉन्ड रेनबो। तो आइए सुनते हैं क्रेनियम नॉवल चैप्टर 23। फिनिया को लेट आता देख बुआ ने ताना मारते हुए कहा कि आज डॉक्टर फिनिया लैब में जल्दी आ गई, क्योंकि आज उसने वादा किया था कि वो प्लेन क्रैश के पीड़ितों की पहचान में मदद करेगी। फिनिया ने जवाब में मजाक किया कि इतना जल्दी आ गई हो तो जाकर ट्रीज क्यों नहीं प्लांट करती। जैसे ही फिनिया पास से गुजरी, बुआ ने उसके मजाक को निभाते हुए झुककर ट्रीज प्लांट करने का नाटक किया। फिनिया ने मुस्कुराते हुए अपना पैर आगे बढ़ाया ताकि बुआ लड़खड़ा जाए, लेकिन बुआ फुर्तीली थी और समय रहते खुद को बचा लिया। गुस्से से उसने कहा कि अगर वो गिरकर सिर फोड़ लेती तो। फिनिया ने तुरंत जवाब दिया कि अच्छा होता अगर सिर की जगह मुंह के बल गिरती, शायद तब कुछ देर के लिए बोलना बंद हो जाता। इसके बाद फिनिया ने आसपास देखा और अपना काम शुरू कर दिया। उसने हड्डी की लंबाई मापनी शुरू की, जिससे विक्टिम के हाइट का अनुमान लगाया जा सके। बुआ, जो पास ही की टेबल पे फेशियल रिकॉन्स्ट्रक्शन पर काम कर रही थी, बोली कि हाइट का फॉर्मूला पहले ही कंप्यूटर में डाल दिया है, तो वो काम शुरू कर सकती है। फिनिया ने राहत की सांस ली कि अब कुछ ही पीड़ितों की पहचान बाकी है। तभी उसने कंधे की एक साफ हड्डी उठाई, जिसके सेंटर पर एक छोटा छेद था, जिसने उसका ध्यान खींचा। फिनिया ने बुआ को आवाज दी और पूछा कि क्या उसने अभी तक इस बैच को देखा है। बुआ ने जवाब दिया कि नहीं, वो उसका इंतजार कर रही थी। उसने बताया कि ये बैच कल ही क्लीन किया गया था, लेकिन उसने खुद अभी तक चेक नहीं किया। फिनिया ने इशारा किया और बुआ को पास आकर देखने को कहा। उसने कहा कि उसे लगता है क्रैश से पहले कुछ हिंसा हुई थी। ये निशान गनशॉट जैसा लग रहा है। बुआ ने छेद को ध्यान से देखा और कहा कि संभावना है ऊपर कोई वेपन इस्तेमाल हुआ हो। फिनिया ने अंदाजा लगाया कि प्लेन क्रैश से पहले फायरिंग हुई थी। संभव है कि पायलट घायल हुआ हो या प्लेन को नुकसान पहुंचा हो, जिसके कारण शायद कंट्रोल खो गया हो। बुआ ने याद दिलाया कि मीटिंग में कहा गया था कि क्रैश साइट से कोई हथियार नहीं मिला था, लेकिन अगर दो ऐसे बुलेट होल्स मिले हैं तो फायरिंग कंफर्म है। बुआ ने धीरे से कहा कि ये केस अब और भी डरावना होते जा रहा है। फिनिया ने भी सोचा कि सब कुछ काफी सस्पिशियस है। बुआ ने पूछा कि क्या उसने टीचर से बीटल के बारे में बात की। फिनिया ने जवाब दिया कि अभी नहीं, वो अभी सोच रही है कि क्या करना है। बुआ ने तुरंत कहा कि वो इससे सहमत नहीं है। उसे डर है कि ये रिस्क बहुत खतरनाक है। फिनिया ने जवाब दिया कि वो समझ रही है और उसे थोड़ा समय देने को कहा, ताकि कोई और समाधान सोचा जा सके। बुआ ने राहत की सांस ली और सिर हिलाया। फिनिया ने पूछा कि अब तक उन्हें क्या पता चला है। बुआ ने संक्षेप में बताया कि प्लेन शायद ऑन बोर्ड फाइट की वजह से क्रैश हुआ था। दो बोन्स पर गन शॉट वुंड्स मिले हैं, जिनमें से एक शायद पायलट की हो सकती है। उनके पास एक ममीफाइड स्कल है, जो किसी अनआइडेंटिफाइड मेल का है, और ये ममी किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई गई थी और पेरिस ले जाई जा रही थी। फिनिया ने कहा कि वो एक फ्रेंड से इंफॉर्मेशन का इंतजार कर रही है, ताकि पता चल सके कि उस समय पेरिस में कोई इवेंट था या नहीं, और फिर वो वापस अपने काम पर ध्यान देने लगी। बुआ ने सोचा कि अगर कोई नई जानकारी नहीं मिली तो प्लेन क्रैश विक्टिम्स की बॉडीज पुलिस को सौंप दी जाएंगी, ताकि उन्हें उनके घरों तक पहुंचाया जा सके। लेकिन एक व्यक्ति की पहचान जानने की बुआ ने मन ही मन प्रार्थना की। वो अननोन आदमी, जिसकी पहचान उस स्कल से रिक्रिएटेड फेस के जरिए होनी थी। बुआ ने उस ममीफाइड स्कल की तरफ देखा, जिसे उसने खुद रिकॉन्स्ट्रक्ट किया था। उसके अंदर एक अजीब सी उदासी भर गई, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। उसके मन में एक सवाल गूंजा, आखिर कौन ऐसा कर सकता है? इंसानियत इतनी नीचे कैसे गिर सकती है? जब इंसानी जीवन का भी मॉनेटरी वैल्यू तय हो जाए और बॉडीज को बेचने का सिलसिला शुरू हो जाए, बजाय इसके कि उन्हें हमेशा के लिए शांति से आराम करने दिया जाए। बुआ ने थकावट भरी गहरी सांस ली। उसे एहसास हुआ कि दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बॉडीज को ममी में बदलने से भी नहीं हिचकते। उसने भरे मन से वापस काम में ध्यान लगाया, ताकि फेशियल रिक्रिएशन जितना संभव हो सटीक और पूरा हो। कम से कम ये मृत व्यक्ति के लिए आखिरी सेवा होगी। थोड़ी देर बाद फिनिया का सेल फोन बजा, जिससे बुआ का ध्यान उसकी ओर गया। उसने देखा कि फिनिया फोन स्क्रीन को देख रही है और उसके चेहरे पर कुछ तनाव साफ दिख रहा था।
फिनिया ने बताया कि पेरिस में एंटीक्स एग्जीबिशन उसी समय हुई थी जब प्लेन क्रैश हुआ था। बुआ ने उसकी बात पर हैरानी जताई और पूछा कि क्या कुछ गड़बड़ है। वो फिनिया के पास आ गई। फिनिया ने बताया कि उसके दोस्त ने जानकारी दी है कि उस वक्त वहां एक प्राइवेट एंटीक्स एग्जीबिशन चल रही थी जिसमें सिर्फ इनवाइटेड गेस्ट को बुलाया गया था। इस एग्जीबिशन में कई मिलियनेयर्स ने अपनी कलेक्शंस शोकेस की थी। बुआ ने उत्सुकता से पूछा कि क्या वो कभी ऐसे इवेंट्स में गई है। फिनिया ने बताया कि हाँ, वो एक दो बार ऐसे इवेंट्स में गई थी। कुछ लोग उसे ब्लैक मार्केट की दुनिया से परिचित कराना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे एक्सपर्ट के तौर पर इनवाइट किया था। ऐसे एग्जीबिशंस में एक्सचेंजेस, सेल्स और ऑक्शंस भी होते हैं, जहां पैसे का बहाव काफी होता है। बुआ ने हल्के मजाक में पूछा कि क्या उन्होंने उसे अट्रैक्ट किया था, लेकिन फीनिया ने गंभीरता से उसकी तरफ देखा और कहा कि उसे क्या लगता है। फीनिया को पता था कि बुआ के मन में अभी भी उसके लिए थोड़ा शक है, और इसके लिए फिनिया को किसी और से नहीं बल्कि खुद से शिकायत थी। बुआ ने ईमानदारी से जवाब दिया कि उसे नहीं पता, इसलिए तो पूछ रही है। फिनिया ने थोड़ी देर रुककर कहा कि वो ऐसी इंसान नहीं है जिसे पैसे से खरीदा जा सके। फिर हल्के मजाक में जोड़ा, जब तक कि अमाउंट अच्छा ना हो। बुआ ने चौंकते हुए कहा कि उसे पता था। इस पर फिनिया ने हंसते हुए कहा कि वो मजाक कर रही थी। अगर उसे सिर्फ पैसों की परवाह होती तो वो वापस नहीं आती। उसने बताया कि उसे इस काम में शामिल होने के लिए कितनी बड़ी रकम ऑफर की गई थी। हर एक पीस के बिकने पर कमीशन भी बहुत ज्यादा था। कुछ पीसेस की कीमत इस पूरी बिल्डिंग से भी ज्यादा थी। बुआ ने बेफिक्री से पूछा कि फिर वो वापस क्यों आई। फिनिया ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया, बस बुआ को देखती रही। उसके चेहरे पर एक अनकही सी झलक थी। फिर उसने कहा कि उसे उम्मीद है कि एक दिन बुआ खुद इस सवाल का जवाब पा लेगी, क्योंकि अगर उसने बता भी दिया तो भी शायद बुआ यकीन नहीं करेगी। बुआ ने शांत स्वर में कहा कि अगर जाना चाहो तो जा सकती हो। उसकी आवाज ने कुछ पलों की चुप्पी तोड़ी। फिनिया को यकीन हो गया कि बुआ उसकी बात का मतलब समझ चुकी है। बुआ ने फिनिया की आंखों में देखते हुए कहा कि वो चाहती है कि फिनिया वहां जाए जहां वो खुश रह सके, बिना किसी और की खुशी पर निर्भर हुए। उसकी नजरों ने फिनिया के भीतर छिपी तकलीफ को गहराई से महसूस किया। फिनिया ने अचानक दृढ़ता से कहा कि वो हार नहीं मानेगी। वो बुआ को साबित करके दिखाएगी कि अब वो पहले वाली फिनिया नहीं रही। अगर वो अब चली गई तो ये उसकी हार मानने जैसा होगा। बुआ ने कहा कि वो अभी भी इसे एक कंपटीशन की तरह देख रही है, जबकि फीलिंग्स का मुकाबले से कोई लेना देना नहीं होता। इसमें कोई जीत या हार नहीं होती। फिनिया ने जवाब दिया कि क्यों नहीं होती, वो खुद इसका प्रूफ है। अगर वो पहले वाली फिनिया होती तो कब का हार मान चुकी होती, और हाँ, जाने से पहले हमेशा की तरह ड्रामा भी कर चुकी होती। बुआ ने महसूस किया कि फिनिया में काफी बदलाव आ चुका है, लेकिन शायद वो अभी भी इसे पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाई थी। उसने कहा कि वो जानती है कि फिनिया बदल गई है। अब वो ज्यादा समझदार और मैच्योर हो गई है। कुछ भी करने से पहले सोचती है। फिनिया ने गर्व से अपनी चिन थोड़ी ऊपर कर ली और टीजिंग अंदाज में कहा कि कहीं उसे इस नई फिनिया से प्यार न हो जाए। बुआ ने हंसते हुए मजाक में जवाब दिया कि वो बस सपने देखती रहे। सीन चेंज होता है। एक सुबह जब बुआ फिनिया के ऑफिस में रिसर्च डॉक्यूमेंट्स पर चर्चा करने आई, तो दरवाजे पर दस्तक देने से पहले थोड़ी देर झिझकती रही। अंदर से डॉक्टर की आवाज सुनाई दी, जो किसी से इंग्लिश में बात कर रही थी। बुआ ने कुछ देर सुना, लेकिन समझ नहीं पाई कि बात क्या हो रही थी। दस्तक देने के बाद वो अंदर आई और टेबल पर फोल्डर रखते हुए पूछा कि वो किससे बात कर रही थी। फिनिया की निगाहें अब भी कंप्यूटर स्क्रीन पर जमी थीं। उसने सिंपल सा जवाब दिया कि एक दोस्त से बात कर रही थी। फिर उसने बुआ से पूछा कि कुछ गड़बड़ है क्या। फिनिया के सवाल पर बुआ ने जवाब दिया कि अगर कुछ नहीं होता तो वो यहाँ क्यों आती। बुआ की जिज्ञासा बढ़ी और उसने दोबारा वही सवाल किया, लेकिन जवाब फिर वही मिला। जब उसने मजाकिया अंदाज में छेड़ते हुए पूछा कि अगर वो बार बार पूछे तो भी वही जवाब मिलेगा क्या। फिनिया मुस्कुराई और हाँ कहा। बुआ इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। उसने फिर वही सवाल दोहराया कि वो किससे बात कर रही थी, जिससे तंग आकर फिनिया ने उसका नाम लेते हुए झुंझलाहट से कहा कि क्या वो ऐसे ही पूछती रहेगी। बुआ हंसते हुए बोली कि अगर उसे जवाब नहीं मिलेगा
तो वो बार बार यही सवाल पूछती रहेगी। फिर उसने तेजी से दोहराना शुरू कर दिया, किससे बात कर रही थी। बुआ ने बातचीत में सुनी ब्रिटिश एक्सेंट का जिक्र किया और मान लिया कि वह इंग्लैंड में रहने वाली किसी लड़की से बात कर रही थी। उसकी इस टिप्पणी पर फीनिया ने हल्की चिढ़ से गहरी सांस ली और कुछ परेशान सी लगी। बुआ अब भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। उसने फिर वही सवाल दोहरा दिया। फिनिया ने उल्टा उससे पूछ लिया कि उसे जानने की इतनी उत्सुकता क्यों है। बुआ ने जवाब दिया कि शुरुआत में नहीं थी, लेकिन जब उसने बातचीत का आखिरी हिस्सा सुना और समझ नहीं पाई, तो सोचा सीधे पूछ लेना ही बेहतर रहेगा। फीनिया को उसकी ये आदत मजेदार लगी। उसने चुटकी लेते हुए पूछा कि क्या उसकी जिज्ञासा डीएनए में कोडेड है। बुआ ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि ये बस उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा है। मगर फिनिया टालने के मूड में थी। उसने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि वो नहीं बताने वाली। बुआ ने भी जवाब में उसके सामने करीब 300 पेजेस की एक मोटी फाइल रख दी और कहा कि अगर वो नहीं बताएगी तो ये काम खुद कर ले। इतना सुनते ही फिनिया ने बिना देर किए जवाब दिया कि वो अपने इंग्लैंड के दोस्त से ममीज के बारे में बात कर रही थी। इसके साथ ही उसने डॉक्यूमेंट्स वापस बुआ की तरफ सरका दी। मगर बुआ का सवालों का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। उसने अगला सवाल दाग दिया कि क्या तुम्हारी दोस्त सुंदर है। फिनिया ने उसकी तरफ देखा और उल्टा सवाल कर दिया कि वो मम्मी के बारे में जानना चाहती है या दोस्त के बारे में। बुआ ने बिना झिझके जवाब दिया कि दोनों। इस पर फिनिया की आंखें हल्का सा बड़ी हो गई। फिर बोली कि ठीक है, मम्मी से शुरू करते हैं और मैं काम का आधा हिस्सा लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं ये बताने वाली नहीं कि दोस्त सुंदर है या नहीं। बुआ ने फिर भी सौदेबाजी की कोशिश की और कहा कि ठीक है, तो बस इतना ही बता दे, सुंदर है या नहीं। लेकिन फिनिया ने जवाब ना देते हुए बस पेपर्स लेने के लिए हाथ बढ़ाया। बुआ ने हल्के से मुस्कुराते हुए एक और शर्त जोड़ दी कि इन पेपर्स के अलावा उसे 2 स्टूडेंट्स के थीसिस प्रपोजल की रिहर्सल में भी आना होगा। फीनिया ने सोचते हुए कहा कि अगर वो उसके पिछले सवाल का जवाब दे दे, तो क्या बुआ उसके साथ रिहर्सल में चलेगी। बुआ ने एक और डील करने की कोशिश की कि अगर वो सच बता दे कि दोस्त सुंदर है या नहीं, तो उसे कोई रिव्यू नहीं करना पड़ेगा और ना ही रिहर्सल में जाना होगा। आखिरकार फिनिया ने बताया कि उसकी दोस्त इजिप्शियन सिविलाइजेशन की एक्सपर्ट है और उसने उसे वो स्क्रोल भेजा था जो उन्हें मिला था। काफी समय से उससे कोई जवाब नहीं आया था, इसलिए फॉलो अप किया। उनकी बातचीत बुक ऑफ द डेड को लेकर हुई थी और जैसा कि उन्होंने अनुमान लगाया था कि यह किसी अमीर व्यक्ति का था, क्योंकि जो पेपर इस्तेमाल हुआ था वो महंगा था। बुआ को इससे ज्यादा दिलचस्पी स्क्रोल में थी। उसने पूछा कि जो रोल पेपर उन्हें मिला उसके बारे में उसकी क्या राय है। फिनिया ने अभी तक के मिले इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बताया कि ये दोनों चीजें ट्रेड या ऑक्शंस से जुड़ी हो सकती हैं। बुआ ने अनुमान लगाया कि जो मम्मी की स्कल इवेंट में लाया था, उसे शायद खुद भी नहीं पता था कि वो एंशंट इजिप्ट की मम्मी नहीं है। फिनिया ने सहमति में सिर हिलाया और कहा कि शुरुआत में उन्हें भी पूरा यकीन नहीं था, लेकिन लोअर जॉ में फ्रैक्चर है, जिससे ये मामला होमिसाइड का भी हो सकता है। बुआ ने ये सुनकर गहरी सांस ली और कहा कि यही तो डर था, उसे पहले से ही ऐसा लग रहा था। फिनिया ने कहा कि इसी वजह से पुलिस का इंतजार नहीं करना चाहती, लेकिन फिलहाल ज्यादा जानकारी नहीं मिली थी। अब उन्हें उन लोगों से जानकारी लेनी होगी जो इस केस के बारे में कुछ जानते हो सकते हैं। बुआ को यकीन था कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, मगर फिनिया संतुष्ट नहीं थी। उसने कहा कि उसे इससे बेहतर करना होगा, क्योंकि उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं कि उसे पता हो कुछ गलत हो रहा है और वो कुछ कर न सके या किसी और के बताने का इंतजार करना पड़े। बुआ ने हल्के से सवाल किया कि क्या उसे इंतजार करना पसंद नहीं है। फीनिया ने बुआ का इशारा समझ लिया और बिना देर किए जवाब दिया, सिवाय तुम्हारे। बुआ ने उसके हाथ पर हल्के से हाथ रखा, उसे दिलासा देने की कोशिश की। दोनों ने एक दूसरे को सुकून भरी नजर से देखा। फिर बुआ ने कहा कि उसे अब चलना चाहिए और टेबल से डॉक्यूमेंट्स उठाने लगी। फिनिया ने उसे रोकते हुए कहा कि रहने दो, वो खुद रिव्यू कर लेगी। लेकिन बुआ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि जरूरत नहीं, क्योंकि उसने पहले ही रिव्यू कर लिया था। दरअसल उसने ये डॉक्यूमेंट्स
सिर्फ उसे ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किए थे, ताकि उससे सच उगलवा सके। हंसते हुए उसने डॉक्यूमेंट्स उठा लिए और कहा कि लगता है उसका तरीका काम कर गया। फिनिया ने बुआ को पीछे से आवाज लगाई और कहा, सावधान रहना, मैं इसका बदला लूंगी। बुआ हंसते हुए बाहर निकल गई। सीन चेंज होता है। फिनिया की आवाज कमरे में गूंज उठी जब उसने बुआ को पुकारा। वे दोनों अभी अभी इंस्टीट्यूट से लौटे थे और बुआ के कमरे में डिनर की तैयारी कर रहे थे। बुआ रिसर्च डॉक्यूमेंट्स के साथ बैठी थी, जो उसकी पढ़ाई पूरी करने के बाद पहली रिसर्च थी जिसे स्वीकार किया गया था। आवाज सुनकर पहले से ही बैठी हुई बुआ, जो अपनी बियर खोलने वाली थी, फिनिया की ओर देखने लगी। फिनिया ने चिढ़ाते हुए कहा कि उसे रिसर्च लिखने का समय कैसे मिलता है, जबकि हर फुर्सत में वो सो जाती है। कमरे में लौटते ही करवट बदलते बदलते फिर से सो जाना उसकी आदत है। बुआ ने हंसते हुए कहा कि वो सपनों में लिखती है। फिनिया ने हल्की नाराजगी के साथ बताया कि उसके पास एक्सपेरिमेंट की रॉ फाइल है, लेकिन लिखने का समय नहीं मिल पाता। इस पर बुआ ने मदद की पेशकश करते हुए कहा कि अगर चाहे तो उसे ईमेल कर दे। फिनिया ने छुटकी ली कि डॉक्टर बुआ कितनी हेल्पफुल है और मजाक में पूछा कि उसे कब समय मिलता है ये सब करने का। बुआ मुस्कुरा दी और बोली कि जब वो नहीं सो रही होती तब लेक्चर्स या मीटिंग्स के दौरान काम कर लेती है। फिनिया ने तुरंत कहा कि वो प्रोफेसर से उसकी शिकायत करेगी कि वो मीटिंग्स में ध्यान नहीं देती। बुआ ने हंसते हुए जवाब दिया कि अगर वो चुपचाप बैठी रहे तो उसे नींद आ जाती है। फिर मजाक में पूछा कि फिनिया कब से चुगलखोर बन गई है। फिनिया ने हंसते हुए कहा, उसकी संगत का असर है। बुआ ने शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर आज रात अपने रूम में ही सो जाना। ये तरीका बुआ अब अक्सर फिनिया पर आजमाने लगी थी। फिनिया ने तुरंत कहा, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, और बुआ की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखने लगी। बुआ ने उसके क्यूट फेस को नजरअंदाज करते हुए खुद को कंट्रोल किया। इसके बाद फिनिया उठी और बुआ के पास आकर बैठ गई। उसने अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया और कहा कि अगर बुआ के साथ न सोए तो उसे नींद नहीं आती। बुआ ने अपने तेज धड़कनों को काबू में रखते हुए पूछा कि क्या कुछ हुआ है। फिनिया ने हल्की आवाज में कहा और गहरी सांस ली। उसने कभी नहीं सोचा था कि उनका रिश्ता कभी यहाँ तक पहुंचेगा। बुआ ने थोड़ा हैरानी से पूछा कि वो इतनी ड्रामेटिक क्यों हो गई है, या फिर उसे लगता है कि उनके बीच जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। कुछ देर चुप रहकर बुआ ने फिर से कहा कि उसने पहले भी कहा था कि फिनिया जब चाहे इस सिचुएशन से बाहर निकल सकती है। उसे बुरा लगता है कि उनकी शुरुआत इस तरह हुई। फिनिया ने गंभीरता से पूछा कि क्या अब भी उसे बुरा लगता है। बुआ ने सिर हिलाते हुए कहा कि अब नहीं। फिनिया ने भरोसे के साथ कहा कि अगर अब बुरा नहीं लगता तो बीती बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर उनकी शुरुआत अलग होती तो शायद वे आज यहाँ तक नहीं पहुँचते। ये सुनकर बुआ ने फिनिया की आंखों में देखा और पूछा कि क्या वो सच में ऐसा सोचती है। फिर मुस्कुराकर बोली कि उसकी जेलसी फिनिया की गलती नहीं है। उसे बस ये क्लियर करना था ताकि वे अगला कदम सोच सके। फिनिया ने उसे कुछ पल देखा, फिर उसके गाल पर हल्की सी किस दी। बुआ ने कभी इस जेस्चर को नकारा नहीं था। फिनिया ने कहा कि वो हर रात उसके साथ सोती है और वो सिर्फ सोना ही नहीं होता। फिर भी बुआ को किस बात की चिंता है। बुआ ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि फिनिया इतनी भी बुरी नहीं थी। फिर मजाक में कहा कि वो क्यों किसी ऐसे इंसान को कंफर्ट दे रही है जिसने उसे ऑलमोस्ट ड्रॉप आउट करवा दिया था। फिनिया ने उसका चेहरा छूते हुए उसके होठों को किस किया। थोड़ी देर बाद फिनिया ने फिर से उसके होठों को किस करते हुए कहा कि जल्दी से असिस्टेंट प्रोफेसर का टाइटल मांग ले। बुआ चौंकते हुए बोली कि वो पागल है, इतनी आसानी से अपना काम किसी और को कैसे दे सकती है। उसने हल्के से शिकायत की, लेकिन उसके शब्द उसकी फ्रेंडली स्माइल से नरम हो गए। फिनिया ने प्यार से बुआ की आंखों में देखा और कहा कि उसे जो चाहिए बस बता दे, वो उसे सब कुछ देने को तैयार है।